येस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरके ड्रीम एकेडमी। मैं प्रिया शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अमेजिंग चल रही होगी एंड आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लास्ट सेशन में हमने बिजनेस स्टडीज़ की कुछ सीरीज़ स्टार्ट करी थी 1 मार्क के क्वेश्चंस की। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप उसे चेक कर लीजिए जाके। आज का सीरीज़ ऑफ टॉप 50 क्वेश्चंस की क्लास 2 है ये, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। स्पीड थोड़ी सी तेज ही रहेगी तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट सिस्टम गिवन इन कॉलम वन में आपको कुछ इवेंट्स दे रखे हैं, सिस्टम्स दे रखे हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेलिवेंट फैक्ट इन कॉलम टू में आपको उसके कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं चाइना के बारे में। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 1 इज़ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसके साथ है कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, कम्यून सिस्टम, ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इन देयर होम, प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, उसके साथ है स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री, या फिर डी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना जिसके साथ है 1988। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना आया था 1978 में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी रॉन्ग, कम्यून सिस्टम इज रॉन्ग, तो आपका क्या आंसर बचा? सी। आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर आप अपना फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी कौन लेकर आया था? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या फिर रशिया? तो आपका आंसर इज चाइना, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक पैसेज है जिसके आंसर्स हम इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं जो हमारा पार्ट 1 है, और ये पैसेज डालने का मेन मोटिव यही था कि आपको दिखाया जाए कि इतना कोई टफ पैसेज नहीं आएगा, बहुत ईजिली इसके आंसर्स को कर लेंगे। ठीक है। इस पैसेज में फार्मर्स के बारे में बात करी गई है, उनकी इंडेपेंडेंस के बारे में बात करी गई है, गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है, तो बहुत सिंपल है ये पैसेज। ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय इरेगुलर रेनफॉल, ये आपको पता है। Some economists argue that debt waiver schemes are extremely beneficial to the poor and marginal farmers as these schemes reduce the burden of indebtedness या फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर indebtedness। आपने इसको जब हमने इससे पहले वाली क्लास में इन क्वेश्चंस को करा था तो बहुत इजीली समझ लिया था इन क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि इसी पैसेज में से, आपके चैप्टर्स में से भी बने हुए हैं ये क्वेश्चंस। अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। द रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, तो इसका आंसर है रीजनल रूरल बैंक्स। 7th इज रीजनल रूरल बैंक्स या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट, तो इसका आंसर होगा लैंड डेवलपमेंट बैंक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंडिया हैज़ emerged एज द हॉट स्पॉट फॉर द मेडिकल टूरिज्म, डिफाइंड द स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। इंडिया को हॉट स्पॉट माना गया है मेडिकल टूरिज्म के लिए। आपको इस स्टेटमेंट को वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक्सप्लेन करना है। हॉट स्पॉट का मतलब यहाँ पर बता रखा है जो वो एरिया जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आपका मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है इधर। ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है और उसी से आप अपना आंसर फ्रेम कर लेंगे। जो हेल्थ सर्विसेज है इंडिया में वो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज ऑफर करती है। ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजीज ऑफर करती है एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में, और जो मेडिकल सर्विसेज आपको इंडिया में मिलती है वो लेस कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी को ध्यान रखते हुए आप अपना क्वेश्चन को फ्रेम कर देंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। The given statement is defended as India has emerged as the hot spot for medical tourism because availability of world class doctors की availability है and world class treatment है at affordable prices. Some reasons which leads to growth of medical tourism are in some countries uh, there are long waiting time for getting treatments। और कंट्रीज़ में क्या होता है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना होता है। इंडिया स्कोर्स वेल विद द हॉस्पिटल्स हैविंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग फार्मा सेक्टर। ठीक है। ये इंडिया के बारे में बात करी जा रही है, इंडिया की मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी हैं। मेडिकल टूरिज्म इज़ अ सेक्टर विच इज़ हेल्पिंग इन जनरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा है। इन मिड 2020 इंडियाज़ मेडिकल टूरिज्म सेक्टर वॉज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 5 to 6 billion US dollar
which shows that medical tourism is growing sector in India. सिंपलेस्ट इतना आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स को ध्यान रख के आप एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस एनी 2 steps टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से 2 steps लिए हैं आपको वो बताने। तो जो 2 मेजर स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं वो क्या है, रेगुलेटेड मार्केट एंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट यार्ड्स, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। रेगुलेटेड मार्केट में क्या था, रेगुलेटेड मार्केट्स में भी इस्टेब्लिश्ड विद अ व्यू टू क्लाइमेट unhealthy and unethical trade policies and reducing various marketing charges with a view to benefiting the poor cultivator। और सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट यार्ड्स, मार्केट यार्ड्स जो थे उनको एक्सपेंड करा था, इसकी वाइटल नेसेसिटी थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था ऐसा करना। दिस मस्ट बी सपोर्टेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन ऑफ एंशिलरी फैसिलिटीज इन द वेरियस एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड सेटिंग अप न्यू मार्केट्स। Government also enhances the infrastructural facilities like building of roads, warehouses and cold storage etc। इस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने इन्हांस करी थी, बड़े बड़े मार्केट यार्ड्स को एक्सपेंड करा था और इससे जो कल्टीवेटर्स थे उनको बहुत हेल्प मिली थी, राइट। ये 2 मेजर स्टेप्स लिए थे गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 10, एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्ट बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस आने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है। आप ये एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ पॉइंट्स को याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, फर्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन हुई थी। द एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर जो खर्चा करा जाता था वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया था। गवर्नमेंट रिड्यूसेस द फंड विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेक्टर। गवर्नमेंट ने फंड को रिड्यूस कर दिया था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। देयर इज़ अ लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी एंड market linkages which hampers the growth of the sector। Government reduces the investment on research and development facilities too। गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ जो थी उसके ऊपर से भी अपना इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर दिया था। सेकेंड इज़ रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़ ऑन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से सब्सिडीज़ को रिमूव कर दिया गया था। जैसे अभी आपके जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसके ऊपर से सब्सिडीज़ को रिमूव कर दिया गया और आपके सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। पहले सब्सिडी मिलती थी लेकिन अब वो नहीं मिलती है, तो इसी तरह से फर्टिलाइजर से सब्सिडीज़ को रिमूव कर दिया था। दिस मेड फार्मिंग मोर एक्सपेंसिव, देयर बाय एडवर्सली अफेक्टिंग द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। Third is liberation and reduction of import duties on agricultural products. It increases the competition. Now Indian farmers need to compete with the international players which hampers their growth। मतलब अब कोई भी इंडिया में आके अपने एग्रीकल्चरल फार्मिंग कर सकता है। Fourth is inflationary pressure on food grains. The shift towards production of cash crops and removal of subsidies increases the inflationary pressure on prices of food grains। It leads to कॉस्ट ऑफ प्राइजिंग फूड ग्रेन मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। तो आप ये 4 पॉइंट्स को याद रखेंगे अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करने को आता है। आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स, लिबरेशन एंड रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन फूड ग्रेन्स, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना, ठीक है। Question number 11 is Atmanirbhar Bharat has been at the roots of the Indian planning process in the form of self-reliance as an objective of the planning process। Do you agree with the statement? Justify the rationale of the given statement। देखिए, जब आपने 5 ईयर प्लान्स के जो गोल्स पढ़े थे उसमें भी आपने पढ़ा था सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आप खुद पर ही निर्भर रहेंगे, आप सारी चीज़ें अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे, बाहर से कुछ नहीं मंगवाएंगे, अपनी कंट्री पे ही डिपेंड रहेंगे, बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो यही बात है आत्मनिर्भर भारत की भी, ठीक है। आंसर देखिए इसका, येस द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। द ऑब्जेक्टिव आत्मनिर्भर भारत इज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। इट डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप among the citizens of India। It reduces the dependence on foreign companies and on foreign products। foreign companies और foreign products पर हमें dependent नहीं रहना है।
The major slogan is vocal for local. That means we should manufacture and consume Indian products only. हमें अपने इंडिया में ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है और इंडिया में ही बने हुए चीज़ों को हमें लेना है. We should make our manufactured product very competitive so that it beats the foreign competition. The 5 pillars of Atmanirbhar Bharat is to focus on economy, infrastructure, system, vibrant demography and demand, right? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा. आप सेल्फ रिलायंस से या फिर आत्मनिर्भर भारत से आप अपना 5 ईयर गोल्स वाला टॉपिक भी याद रख सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. डिस्कस एनी 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के 2 मेजर स्टेप्स कौन से थे? सिंपल है, ओपन स्काइज पॉलिसी एंड चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई. राइट, ओपन स्काइज पॉलिसी में क्या हुआ था? इन ऑर्डर टू प्रमोट कंपटीशन गवर्नमेंट अडॉप्टेड ओपन स्काइज पॉलिसी थ्रू विच प्राइवेट प्लेयर्स आर अलाउड इन बैंकिंग सेक्टर इन 1991. और चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई में क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 रिड्यूस द ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई. आफ्टर द रिफॉर्म आरबीआई नाउ एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रेदर देन रेगुलेटर. दिस विल इंक्रीज द ऑटोनॉमी ऑफ सेक्टर. अब जो आरबीआई है वो फैसिलेटर की तरह एक्ट करता है, ना कि रेगुलेटर की तरह. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डाटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. जब आपको ये डाटा जैसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप थोड़ा सा रुक कर 1-2 मिनट ज़रा सोचना, इसके ऊपर डाटा के ऊपर सोचना, और उसी को देख कर ही आप अपना आंसर फ्रेम कर देना. अगर तो आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आपको आता है तो आप लिख दोगे. अगर नहीं आता है तो आप बस इसको ग्राफ दे रखा है या डाटा दे रखा है या कुछ भी इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और आप अपना क्वेश्चन आराम से फ्रेम कर लोगे. अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इंडिया और चाइना की आपको एनुअल ग्रोथ दे रखी है जीडीपी की. ठीक है, 1980 से लेकर 2017 तक आपको इसी डाटा को देखना है और आपका क्वेश्चन फ्रेम करना है. इंडिया में 5.7 थी और 2015 एंड 7 तक कितने हो गई? 7.3. चाइना में 1980 से 90 तक 10.3 थी जीडीपी एंड 15 से लेके 17 तक 6.8 थी. आपने ये ध्यान रख लिया. अब देखिए, इसी को देखकर ही आपने क्वेश्चन फ्रेम कर देना है. In 1980, the economies of China were ahead of India in terms of gross domestic product. It shows the tremendous growth which led to the double figure of GDP. On the other hand, India maintains a reasonable growth of 5.7% during 1980s. In 2015, the China's GDP decelerates and it falls to 6.8%. ठीक है, देखिए इसी ग्राफ को देखते हुए ही इन्होंने फर्स्ट पैरा तो हमने इसी तरह से फ्रेम कर दिया. ठीक, नाउ द सेकंड पैरा इज ऑन द अदर हैंड, इसको रिमूव कर देना, ये कुछ नहीं है. ऑन द अदर हैंड, with lots of economic reforms, India strengthened its economic stability and reaches to the high of 7.3% GDP. China and India are two emerging economies of the world. China and India together contributes more than half of the Asia's GDP. China and India दोनों मिलकर पूरी एशिया के GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं. आधे से ज़्यादा GDP इंडिया एंड चाइना से ही आती है. India has shown the great caliber in 2015. There is a long way ahead of India to increase their growth measures with a new reform, stability and focused approach. Certainly India will reach to the heights. सिंपली आपने बस अपना कॉमन नॉलेज के साथ इस आंसर को फ्रेम कर दिया. ठीक, क्वेश्चन नंबर 14. If the rate of resource extraction exceed the rate of regeneration, it leads to reduction in carrying capacity of the environment. मतलब कि अगर आप रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, और उसको दोबारा से रीजनरेट नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी. आपको इस आंसर को एक्सप्लेन करना है. ठीक, तो इसको पढ़िए. व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स. जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे लेकिन आप उसको दोबारा से रीजनरेट नहीं करेंगे तो क्या होएगा? सिंपल हमने फैक्ट पढ़ा हुआ है कि एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ेगा. राइट, तो ये क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट की कैपेसिटी कम होएगी. द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ, सस्टेनेंस, एंड दिस रिजल्ट
in an environmental crisis. The situation will lead to disequilibrium. डिसइक्विलिब्रियम में सिचुएशन चली जाएगी अगर हमारी डिमांड ज़्यादा होएगी और सप्लाई कम होएगी. When this condition, environment will not be able to replenish itself. This is to reduce the thus to reduce the environmental crisis we should use energy most efficiently, right. जो हम ये पढ़ते हैं कि resources are limited और हमारे जो डिमांड्स है वो अनलिमिटेड है, तो वही सारी फैक्ट्स आपने इस क्वेश्चन में फ्रेम कर देंगे. सेकेंड इज 14th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं A एंड B. नाउ द B इज calorie based norm is not an adequate measure to identify the poor. Establish the rationale of the given statement with valid reasons. जो आपका पॉवर्टी वाला चैप्टर है उसमें ये बहुत ही इजीली और सिंपलेस्ट वे में आपको बता रखा है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, राइट. देखिए, कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर एज दिस मेथड डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड अदर पुअर. मतलब ये मेथड ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंशिएट कर देते कि भाई ये लोग ज़्यादा गरीब हैं, ये लोग कम गरीब हैं, ये लोग मिडल गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस मैकेनिज्म टेक्स इनटू द अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑफ फूड एंड अ वेरी फ्यू अदर आइटम्स एज अ प्रॉक्सी फॉर इनकम. इनकम के लिए प्रॉक्सी का मतलब होता है एक किसी एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ दे देना, राइट. दिस मैकेनिज्म टेक्स इनटू अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑफ फूड or and a few other items as a proxy for income. It ignores many other vital factors associated with powers. For instance, the accessibility to basic education, health care, drinking water and sanitation इनको सबको इग्नोर, इन फैक्टर्स को सबको इग्नोर किया जा रहा था, राइट. क्वेश्चन नंबर 15, टुडेज लास्ट क्वेश्चन. Why are less women found in regular salaried employment? मतलब जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर आपको मंथली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर किसी भी तरह से सैलरी मिलती है, वहाँ पे वुमेन्स कम क्यों होती हैं? तो इसके रीजंस आपको देने हैं. रीजंस आर ड्यू टू लैक ऑफ इसेंशियल स्किल्स विच आर नीडेड टू परफॉर्म अ जॉब और फंक्शन. जो उस जॉब और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स चाहिए होती है वो वुमेन्स में नहीं होती. Due to mobility issues which are not allowed to leave their hometown as they have to fulfill the responsibility of family and child care. घर परिवार बच्चों की परवाह फीमेल्स को होती है, वीमेंस को उनका ध्यान ज़्यादा रखना होता है, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है कि वो वन स्टेट टू अदर स्टेट ट्रैवल कर सके, इसलिए ये एक रीज़न हो सकता है. थर्ड इज़ लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ विल ऑल्सो बी द रीज़न दैट वी फाउंड लेस नंबर ऑफ वीमेन इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. Educational facilities common factor. Wage discrimination among gender also demotivates women to join the workforce. मतलब कि women's को कम पे मिलती है as compared to men. Wage discrimination है, ये चीज़ भी women's को डिमोटिवेट करती है कि वो वर्कफोर्स को ज्वाइन करें, राइट. तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस आज के रहे हैं. अगर आपको समझ आए सेशन तो मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें. और नेक्स्ट सेशन में हम बिजनेस स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इसी तरह से अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे एंड एक बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस को एंड एक बहुत ही अमेजिंग हमारी तैयारी हो जाएगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.